नमस्कार। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान सुमित जैन साहब। सुमित जैन साहब एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी गहरी पकड़ है और ये बेलाग और बेबाक टिप्पणी करते हैं बगैर किसी लाग लपेट के। तो आज हमने इनको इनवाइट किया है और ये चाइना में रहते हैं, लेकिन इनकी खास तौर पर नजर सब जगह रहती है। जैन साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। सुमित जी, अमेरिका में चुनाव को लेकर बड़ा बवंडर खड़ा हो चुका है। जो अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, उसको लेकर अभी से अजीबोगरीब बयानबाजी की जा रही है। और जो कमला हैरिस हैं, जिनको बाइडेन की जगह उतारा गया है, उनको एक कमजोर उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो सर्वे किया गया अमेरिका में, उसमें ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस कहीं टिक नहीं पा रही हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का जो इलेक्शन है इस बार वहां कुछ बदलाव आप देख सकते हैं? पहली बात यह है कि पांडे जी, वहां पे क्या हो रहा है अमेरिका में वो फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे उन्होंने किसको अनाउंस किया है। होगा वही जो चाइना चाहेगा। मैं बड़े ही जिसको बोलते हैं कि कैलकुलेटिव एक बात बोल रहा हूं, लेकिन ये पुख्ता खबर है कि बाइडेन को भी चाइना लेकर आया था। मैं कोई सेंसेशनल न्यूज क्रिएट नहीं करता हूं, कोई चीज है तो जिसके बारे में बात कर रहा हूं। चाइना की तरफ से अमेरिका को यानी कि बाइडेन को बोल दिया गया है कि बेटा तू पहले हट जा, तू खड़ा तो ट्रंप आ जाएगा, ट्रंप आया तो हमारी वाट लग जाएगी, इसलिए तुम्हें हटना पड़ेगा। और उसको हटाया भी गया। दूसरी बात, ये क्यों किया है चाइना ने? अपने आप को बचाने के लिए भी। और अमेरिका ने या डेमोक्रेट्स ने ये बात क्यों सुनी है? क्योंकि बाइडेन हमेशा ही पालतू रहा है चाइना का, पैसे लेता है इनसे। और जो उसका बेटा है हंटर बाइडेन, वो तो सैलरी लेता था पर मंथ की। वो भाई $50,000 बिना कोई काम किए, किस बात की कंसल्टिंग तुम करते हो? लड़कीबाज तुम हो, कोकेन तुम लेते हुए पकड़े जाते हो। व्हाइट हाउस के अंदर कोकेन मिलती है उसके घर से, उसके कमरे में से, इसके बेटे के। और ये सारे पैसे आते हैं चाइना से। इसलिए चाइना ने बोला है कि भैया तुम्हें हटना पड़ेगा। हट गया। अब उन्होंने भी हटकर पप्पू हटा है, पप्पी को ले आए, क्योंकि कमला हैरिस भी कोई पप्पू से कम नहीं है। और चाइना ने उनको भी बोल दिया है कि हम इसको भी सहन नहीं करेंगे, इसके ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस लेगा अगर कुछ भी करके इसे बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि कमला हैरिस जो है, उसका भी जो कैरियर है वो भी सोनिया गांधी की तरह पोल डांसिंग करते करते ही शुरू हुआ था। तो आपको याद होगा कि इसकी कई वीडियोस भी हैं जो वहां पर आके लोगों ने बताया था कि कैसे ये खुश करती थी अपनी तरक्की करने के लिए अपनी ही पार्टी में। तो चाइना ने बोल दिया है कि इसे किसी भी पुरानी फाइलों को खोलकर इसे बाहर निकालिए। अब लेकर किसको आए? बाइडेन निकल गया है, ओबामा आ नहीं सकता, और कमला हैरिस को लेकर नहीं आना, तो किसको लेके आना है? चाइना ने नाम दिया है उनकी फेवरेट हिलरी क्लिंटन का। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। वो टफ भी है, बात भी सुलझी हुई करती है, झूठ बड़े ही प्यार से बोलती है, छुरी कम लगाती है गले पर, किसी को पता नहीं लगता। चाइना की फेवरेट है, इसलिए हिलरी क्लिंटन को उतारा जाने की उम्मीद है कि उसे उतारा जाएगा आखिरी मोमेंट तक, ताकि उसका रीजन है ट्रंप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही ना हो। मैं आज पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं कि ट्रंप जो है वो कमला हैरिस के अगर साथ में लड़ेगा तो जीत जाएंगे, लेकिन अगर हिलरी क्लिंटन सामने आएगी तो जीत जो है इतनी आसान नहीं होगी। क्योंकि वो पॉलिटिकल बहुत पुरानी जिसको बोलते हैं कि पॉलिटिशियन है, उसे मालूम है कि धांधली इलेक्शंस में कैसे करनी है, झूठ कैसे प्यार से बोलना है। और इनका डीएनए है लिब्रांडोओं का, वो लिब्रांडोओं का की क्वीन है, इसलिए उसे उतारने की मुहिम चालू हो गई है चाइना की तरफ से। तो अगर तो हिलरी क्लिंटन आई तो ट्रंप का जीतना इतना आसान नहीं रहेगा। पूरी धांधली करी जाएगी सोशल मीडिया में, मीडिया के अंदर भी। उन्होंने ऑलरेडी बॉर्डर्स को खोल दिया है ताकि वहां से कॉकरोचों की तरह ये जो लोग है, कम्युनिटी जो कॉकरोचों की तरह ही मल्टीप्लाई होती है, बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में चले जाती है, वो सारे उन्होंने बुलाने शुरू कर दिए कि आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बस आपने हमें वोट देना है। ट्रंप क्या बोलता है? ट्रंप ने बोला है मैं सारे बॉर्डर सीज कर दूंगा, सील करने के बाद इन सब कॉकरोचों को उठा उठा के या तो चप्पल से मारूंगा या बाहर निकाल दूंगा। तो इसलिए ये सारी जो जीत है ट्रंप की हिलरी क्लिंटन के सामने इतनी आसान नहीं रहेगी। ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, मैं कोई सेंसेशन वाला काम नहीं करता हूं, ना ही फेंकू वाला काम करता हूं जो जनरली आपको लोग देखते हैं। जो यहां पर चाइना में हो रहा है, जो प्रेशर अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर
ढाला जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना खर्च करने वाला है कि वहां पर किसी तरीके से ट्रंप दोबारा से वापस ना आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम वो ट्रंप आए थे, उन्होंने चाइना को अपने घुटने पे खड़ा कर दिया था। और इस बार अगर ट्रंप आएंगे, उन्होंने पहले बोल दिया कि मैं 100% से ज्यादा तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाला हूं चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी कि चाइना की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फ्यूचर है, वो सारा उसने खराब कर देना है पहले दिन आते ही। इसलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है कि ट्रंप कहीं प्रेसिडेंट ना बन जाए। बिल्कुल, और ये जो आपकी बात से मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि ट्रंप को हराने के लिए चाइना बिल्कुल कमर कसे हुए है, और वो किसी भी हद तक जा सकता है उनको उनको हराने के लिए। और जो हिलेरी क्लिंटन है, वो हिलेरी क्लिंटन जो करप्ट भी है, और जो मतलब जैसे आप बता रहे हैं जो मीठी छुरी भी है, तो उसको मतलब सहूलियत होगी अगर वहां पर हिलेरी क्लिंटन और ट्रंप के बीच में मुकाबला होता है। और आप कह रहे हैं कि अगर हिलेरी क्लिंटन लड़ती है, कमला हैरिस नहीं लड़ती, तो ट्रंप के जीतने के चांसेस कम होंगे। जैन साहब, एक इससे जुड़ा सवाल और ये है, हमने ये देखा कि जब भारत में चुनाव हो रहे थे, उससे पहले अमेरिका की ओर से बहुत ज्यादा फंडिंग की गई, चाइना की ओर से बड़ी फंडिंग की गई मीडिया हाउसेस को, और इस खबर, इस तरह की जो न्यूज, फेक न्यूज फैलाई गई कि भारत में संविधान खतरे में है, अगर मोदी जी तीसरा टर्म ले आएंगे तो ये देश में संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब ये दांव जहां से ये जो नैरेटिव जहां से शुरू हुआ था, अब ये इनके गले पड़ गया है। अब कमला हैरिस और उसके समर्थक ये कह रहे हैं कि अमेरिका में भी संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे। इसको क्या कहेंगे आप? सर, जो लिब्रांडो होते हैं उनकी स्क्रिप्ट सेम ही होती है, वो बेशक यूरोप हो, यूके हो, अमेरिका हो या इंडिया हो। आप देखिए, जब भारत में इलेक्शन हुए, मैं समझा सकता हूँ बड़े ही आसान तरीके से, कि जब भारत में इलेक्शन थे तो राहुल गांधी एक ही बात बोलता था, मोदी को हटाना जरूरी है। उनका एजेंडा कोई भी नहीं था। एजेंडा ये था कि हम 1-1 लाख रुपए खटाखट सारी लेडीज को दे देंगे। 45 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट होता है, 60 लाख करोड़ तो उसने अनाउंस कर दिया कि हम बांट देंगे। यानी कि 45 लाख में से 60 लाख वो बेचने वाला था। वही हाल है जैसे कि 100 में से 99 सीटें नहीं आई हैं, 550 में से 99 आई हैं, तो उसको लगता है कि वो पास हो गया। तो वही हाल उसका भी था। पहली बात तो यह है कि मोदी को हटाना जरूरी है। कमला हैरिस भी क्या बोल रही है, ट्रंप को नहीं आने देना, नहीं तो कंट्री खतरे में आ जाएगा। भाई, कंट्री खतरे में तब आता है जब आपके वहां पर डेमोग्राफी को चेंज किया जाता है, बाहर से इलीगल्स को अंदर आने की परमिशन दी जाती है, उन्हें वोटिंग, क्या कहते हैं, वोट खरीदी जाती है। जब आप ये बोलते हैं इलीगल्स को कि आपको यहां पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बस आपको हमें वोट देनी है, क्या ये वोट खरीदने के बराबर नहीं है? तो आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्री को बेचा जा रहा है, वो भारत में भी बेचा जा रहा है। ममता बनर्जी ओपनली बोलती हैं कि मैं वहां से जितने भी रेफ्यूजीज आएंगे उनको मैं शरण दे दूंगी। लेकिन जब सीएए के ऊपर हमने लागू किया था तो उसने बोला था, मैं हिंदुओं को कभी भी यहां पर शरण नहीं दे सकती, इनकी नागरिकता को मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूं। जब आपने ये चीज बोल दी है और मुसलमानों को बोल दिया कि कॉकरोचों की तरह आप आते हैं, यहां पर आकर आप बच जाइए, जब आपने ये बोलना शुरू कर दिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या ही है, देश की हत्या भी है, और हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर एक दाग भी है। वही काम कमला हैरिस भी वहां पर कर रही है। और यही एटलीस्ट मुझे एक बात की खुशी है कि वहां पर उन्होंने लाल रंग का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिखाया, क्योंकि लिब्रांडो जो एक चीज कॉपी करते हैं सब जगह पे वही कॉपी कर लेते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नीले रंग का था, इन्होंने लाल दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि चाइना से बनकर आया था। तो कमला हैरिस ने देख लिया कि जो पप्पू गलतियां कर रहा है, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए, उन्होंने नीले रंग का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना शुरू कर दिया। चलो, कहीं तो कुछ ठीक किया इन्होंने। दूसरी बात, देश खतरे में आ जाएगा, आपका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, और हमें फाइट करना है इस फैसिस्ट गवर्नमेंट को। यही चीजें आपने भारत में सुनी, यही चीजें आप कमला हैरिस की तरफ से सुनते हैं। यानी कि लिब्रांडो की सेम कॉपी पेस्ट की हुई एक स्क्रिप्ट आपको दिखाई देती है। तीसरा, ये आखिरी चुनाव होगा, अगर मोदी जी जीत गए तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद देश बचेगा ही नहीं, देश में आग लग जाएगी। ये राहुल गांधी ने बोला था। कमला हैरिस ने भी ये बोलना शुरू कर दिया, ये हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण ये इलेक्शन होगा, अगर ट्रंप आया तो ये कंट्री नहीं बचेगा।
ये भी बोल दिया गया है कमला हैरिस की तरफ से। यानी कि कोई भी स्क्रिप्ट में फर्क नहीं है। साथ में क्या बोल दिया, हमारा जो फूड किड्स का फ्यूचर है बड़ा सिक्योर है, हम मेडिकेयर जो है अफोर्डेबल यहाँ पर लेकर आएंगे, या जो अफोर्डेबल मेडिकेयर है हमने ऑलरेडी दे दिया है। दुनिया में सबसे महंगा मेडिकेयर जो है वो अमेरिका के अंदर मिलता है। इंश्योरेंस सबसे ज्यादा महंगी अगर है वो अमेरिका के अंदर है। वहां पर हायर वेजेस की बात करते हैं कि हम देंगे लोगों को, लेकिन जैसे पप्पू ने बोला था ना 1-1 लाख रुपए सबको दे देंगे, वही काम सारा कमला हैरिस भी कर रही है। कुछ भी करने वाले नहीं है इन्होंने, सिर्फ ट्रंप को ना आए उसके लिए पूरी मुहिम चालू करी है। और कमला हैरिस हो, बाइडेन हो, ये कितने बिके हुए लोग हैं। जैसे हमारा पप्पू बिका हुआ है चाइना के हाथों में, हमारा मीडिया भी, सॉरी टू से आप भी मीडिया से आते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया, मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाया था कि चाइना के हाथों में कंप्लीटली बिका हुआ है। उसके 6 महीने के बाद जब ये मुहिम चालू करी गवर्नमेंट ने, तो पता लगा कि कैसे कैसे मीडिया हाउसेस में पैसे दिए गए हैं। न्यूज क्लिक वाला एक घटिया न्यूज़पेपर, उसको 92 करोड़ रुपीस तो उसको मिल गए हैं, जो कि सीधी मनी ट्रेल दिखती है। लेकिन पैसे लेकर उसने सारे नैरेटिव्स को बनाया। अरुणाचल के जो पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है, उसे चाइना के पार्ट में दिखाता था न्यूज क्लिक वाला, और हमारे जजेस ने उसे रिहा भी कर दिया कि यार इसकी जो गिरफ्तारी है ना, उसको जो नोटिस दिया था वो कुछ क्लीन नहीं था, क्लियर नहीं था, उसे बताया नहीं गया कि हम तुम्हें पकड़ रहे हैं। बल्कि चोर को पहले बताना पड़ेगा रिटर्न में, उसके अंदर लिखा जाएगा कि तुम्हें हम क्यों पकड़ रहे हैं, वो अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद उसे आप पकड़ सकते हैं। ये हालत है हमारे देश की, और वही काम सेम स्क्रिप्ट अमेरिका में हो रही है आज के डेट पे। जैन साहब, इससे जुड़ी हुई एक और बात कमला हैरिस ने कही है, जो कि देखिए वही मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो भारत में कहा गया ना धार्मिक, यहाँ की वो धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात करता है। क्या तो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? एक रिपोर्ट भी जारी की थी अमेरिका ने, दुनिया का चौधरी बनता है अपने आप को, दादा बनता है। उसने कहा था कि जैसे अभी लोकतंत्र खतरे में है हमारे यहाँ, जैसे जो हमारे यहाँ भारत के लिए कहा जाता है, ऐसे अमेरिका में अब लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव से पहले संविधान खतरे में है। एक और चीज है, कमला हैरिस ने यह भी कहा था, देखिए मैं आपको जरा सा पढ़ के सुना देता हूँ, मैं अखबार खोल रखा है मैंने। उन्होंने कहा था कि ये कहा है, यदि ट्रंप चुनाव जीत गए तो संविधान को खत्म कर देंगे और हम एक स्वतंत्र, करुणा और कानून के शासन में रहना चाहते हैं, या अराजकता, भय और नफरत वाले देश में। तो जो भारत में जो कहा जाता है कि हम मतलब जो है कि हम धार्मिक सहिष्णुता नहीं है, हम एक भय भय मतलब एक भयाक्रांत समाज में, हम भय वाले समाज में हम रह रहे हैं, और हमको यहाँ खतरा महसूस होता है। जैसे कुछ लोग हैं जो कहते थे, जैसे नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, ऐसे जो लोग हैं जो अक्सर ये कहा करते, आमिर खान भी उसी फेहरिस्त में है। तो यही चीज उन्होंने कही है कि हम भी वही, ठीक जैसे इंडिया में कहते हैं, तो वही चीज वहां हो रहा है। तो वहां भी क्या ये बहुत ज्यादा नफरत और यह भय 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 युक्त समाज में लोग रह रहे हैं क्या वहां अमेरिका में? देखिए, पहली बात यह है कि मुझे गुस्सा है भारतीय गवर्नमेंट से कि जब वो आपके लिए ये कुछ बोलते हैं आपने कोई जवाब नहीं दिया। आज वही स्टेटमेंट्स उन्होंने वहां पर देनी शुरू कर दी हैं कि हमारे यहाँ पर संविधान खतरे में है, यहाँ पे कंट्री जो है डिवाइडेड है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, कंट्री में जो है अराजकता फैलती जा रही है। क्या भारतीय गवर्नमेंट को आज की डेट में एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि वी आर क्लोजली वॉचिंग द सर्कमस्टेंसेस इन अमेरिका, और वहां पे जो इलेक्शंस का प्रोसेस है उसे हम बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। हम बड़े चिंतित हैं मिनॉरिटीज के लिए वहां पर, क्योंकि वो थोड़े से भय में रह रहे हैं। जैसे भारत में वो भय में रह रहे हैं, इसलिए कभी कभी चाकू चला देते हैं। एक लड़की को 28 बार चाकू मार देते हैं, उसके बाद वो रिहा भी हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो शांति प्रिय वो तरीके से उन्होंने बड़े साइलेंटली रात के अंधेरे में उन्होंने 28 बार लड़की को चाकू मारा था। तो ये चीज भारत की गवर्नमेंट को क्या आज अमेरिका को आईना नहीं दिखाना चाहिए कि बेटा तुम तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए बोलते थे, तुम्हारी अपनी कंट्री में तुम्हारी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट क्या बोल रही है? भारत में तो सिर्फ पप्पू ने बोला था, या अपोजिशन के लोग जो कि गवर्नमेंट में नहीं थे वो बोल रहे थे ये चीज। अमेरिका में तो गवर्नमेंट की अपनी वाइस प्रेसिडेंट बोल रही है, जो कि एक पावरफुल शख्सियत रखती है। क्या भारत को एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? मैं आपके माध्यम से सीधा एक चीज पूछता हूं, कब तक हम रिसीविंग एंड पर रहेंगे? मुझे गुस्सा आता है ये नापुंसकता देखकर गवर्नमेंट की। आपको उन्होंने आईना दिखाया, क्या मोदी जी ने नहीं बोला था? मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूं। अगर आप जवाब देना जानते हैं तो भूल गए क्या
क्या 4 जून के बाद आपको नानी याद आ गई है? जैसे ही आपकी सीटें 350 की बजाय 240 रह गई हैं, आपकी नानी याद आ गई कि आपको जवाब देना ही भूल गया? ना जयशंकर जी की तरफ से आता है कोई जवाब, ना मोदी जी की तरफ से, ना हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से। हमें भी उनको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। वी आर वरिड फॉर द माइनॉरिटीज, और उनके हक जो वहां पर डर के माहौल में वो रह रहे हैं, हमें भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने क्या बोला हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हमारी गवर्नमेंट क्या जवाब देती है मुझे वो असर करती है, और मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं। आपने अपने एक वीडियो में कहा था कि भारत को अब चीन के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। अगर चीन इसी तरह करता रहा तो, क्योंकि ये मौका सही है जिस वक्त चीन एकदम जो है अपने काफी मतलब बैक फुट पर है। चीन चीन की यहाँ कंपनियां आना चाहती है और हम उनको आने नहीं देना चाहते, और चीन की अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही है, तो एक धक्का देने की जरूरत है। तो जैन साहब, चाइना को आप कहते हैं धक्का देने की जरूरत है, या तो अमेरिका के लिए अमेरिका के खिलाफ जो अमेरिका में भी जो चुनाव हो रहे हैं, जिस प्रकार कमला हैरिस का स्टेटमेंट है, ये भारत सरकार तो इसको लपेट देती इस समय। तो ये आप कहते हैं चाइना को धक्का देंगे तो ये हल हो पाएगा? ये क्या क्या सर, कर क्या रहे हैं ये लोग? धक्का देने की बात नहीं बोली थी कि धक्का देंगे, मैंने बोला था धक्का देना चाहिए। देना हाँ, चाहिए में और देने में बड़ा फर्क है। मैं ये बोल हाँ, रहा हूं हमेशा कि चाइना ने हमारी जमीन हड़पी 1962 में, अभी भी हमें आंखें दिखा रहा है। आज चाइना को हमारे बिजनेस की जरूरत है, हमारी मार्केट की जरूरत है, अपने आप को बचाने की वो मुहिम लड़ रहा है। अगर हाँ, इस वक्त आपको फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलना है, तो क्या आपको तब खेलना है जब आपकी कंट्री फ्रेजाइल 5 में आ जाएगी? यहाँ पर मुसलमान जो हैं उन्होंने तांडव डांस किया होगा, घर घर में यहाँ पे आग लगी होगी, लड़कियां उठा के लेके जा रहे होंगे। आपकी कंट्री में कोई भी यहाँ पर आना पसंद नहीं करेगा, लोग यहाँ से छोड़ छोड़कर भागते जा रहेंगे। तब आप नेगोशिएट करेंगे? अगर आपको इस वक्त नेगोशिएट नहीं करना, आपने 28 मीटिंग्स कर ली है चाइना के साथ कि भैया क्या बोल रहे हैं आप प्लीज थोड़ा सा बॉर्डर से पीछे हट जाइए, प्री 2020 के लेवल पर चले जाइए। क्या चाइना आपकी बात सुन लेगा? आपको चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा जो इसको समझ आती है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको प्री 1962 का जो लेवल था वहां पर आपको पीछे हटना पड़ेगा। यानी कि आपको अक्साई चीन छोड़ना पड़ेगा, अरुणाचल की जो जगह आपने कब्जा की हुई है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको 10-20 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। जब तक आप ये लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, चाइना नहीं सुधरने वाला, ना ही वो अपने स्टैंड को चेंज करने वाला है। आप प्यार से बात करेंगे तो वही होगा जो अभी हो रहा है। 28 मीटिंग हो चुकी हैं, हंसते हैं आपके ऊपर वो कि यार ये हिंदुओं की वीक गवर्नमेंट, ये सिर्फ बात कर सकती है, एक्शन नहीं ले सकती। भाई आज की डेट में मेरे एक पाकिस्तानी हैं, उनके साथ शो हो रहा था कि कारगिल में हमारे कुछ लोगों ने मिस कैलकुलेशन कर लिया था और हमने कारगिल कर लिया था। मेरा आंसर था उनको, आपकी मिस कैलकुलेशन नहीं थी, आपने सोचा था हम यहां पर पहाड़ियों को कब्जा कर लेंगे, फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ दिल्ली में बैठकर हम नेगोशिएट करेंगे कि भाई ये पहाड़ियां अगर छोड़नी है, ये ऊंची वाली पहाड़ियां, तो या तो हमें जो ग्लेशियर्स हमने लिए थे उसको छोड़ दीजिए, या कश्मीर का कुछ पार्ट हमें दे दीजिए। ये आपका प्लानिंग था। लेकिन वाजपेयी जी थे, उन्होंने घुस के मारा आपको, और आपके इतने सैनिकों को मारा कि आप उनकी लाशें भी लेके लेना पसंद नहीं किया आपने। तो ये आपकी मिस कैलकुलेशन नहीं थी, कैलकुलेशन मिस ऐसे हो गई कि हमने जवाब दिया उसी भाषा में जो आपको समझ आती है। जब तक आप उसी भाषा में जवाब नहीं देंगे पांडे जी, तब तक दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। पाकिस्तान ने आपको सलाम करना तभी शुरू किया था जब आपने 2 बार घुस के मारा था, और नोबेल प्राइज भी तभी मिलता है जब आप कोई युद्ध लड़ते हैं और युद्ध छेड़ते हैं और जीतते भी हैं। ओबामा को नोबेल प्राइज तब मिला गया जब उसने सीरिया में आईसिस को खड़ा किया, फिर सीरिया को बोम्बार्ड किया, अफगानिस्तान को बोम्बार्ड किया, लेबनान को बोम्बार्ड किया, तो नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल काम आज की डेट में रामचंद्र बनने से नहीं मिलते हैं, युद्ध करने से मिलते हैं। और जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेंगे, दुनिया आज एंटी चाइना की एक सेंटिमेंट से गुजर रही है। अगर आपने अभी फ्रंट फुट पे नहीं खेलना, अभी भी बैक फुट पर रहना है, फिर आपको जिताना तीसरी बार, ये शायद हमारी गलती थी। तो जैन साहब, बहुत आपने गहरी बातें कही हैं, और निश्चित रूप से भारत सरकार इस बात को समझेगी। चाइना का जहां तक सवाल है, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक था अमेरिका था, तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं इस पर भी हमारी नजर है। देखते हैं कि वहां संविधान कब तक खतरे में रहता है, कब तक वहां लोकतंत्र की हत्या की जाती है, कब तक वहां
वहाँ जो लोग खतरा महसूस करते हैं रहने में, जैसा कि कमला हैरिस ने कहा। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पर मैं आप सेपरेट अलग से आपसे बातचीत करूंगा। और पाकिस्तान का मुद्दा भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त। पाकिस्तान छटपटा रहा है भारत से बातचीत करने के लिए, लेकिन भारत जो है उसकी नीति स्पष्ट है। जैन साहब, आपने हमारे लिए इतना बहुमूल्य वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।